नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और एशियाविल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक खास बातचीत करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं और ये बातचीत भारत के आदिवासियों से, आदिवासी भारत से जुड़ी हुई है। अब आप कहेंगे कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस महामारी के संकट के बीच में मैं आदिवासियों की कौन सी ऐसी ज़रूरी बात थी कि मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, आपसे वो बातचीत शेयर करना चाहता हूँ। तो वो बातचीत लॉकडाउन और कोरोना वायरस से जुड़ी हुई ही है। दरअसल आज मैंने अपने फेसबुक वॉल पर एक वीडियो नोटिस किया और उस वीडियो को फिर मैंने पूरा देखा। उस वीडियो में ये दावा किया गया है कि जो भारत के आदिवासी हैं वो कोरोना वायरस से अभी तक पूरी तरह से बचे हुए हैं। वो ज़िले जिनमें आदिवासी बहुल आबादी के जो ज़िले हैं वो पूरी तरह से कोरोना वायरस से बचे हुए हैं और आदिवासियों की जो जीवन शैली है, आदिवासियों का जो इम्यून सिस्टम है वो सक्षम बनाता है आदिवासियों को कि उनको कोरोना वायरस से कोई खतरा नहीं है। इस संबंध में पहले भी मैंने एशियाविल हिंदी पर एक लेख लिखा था, लेकिन उसमें बहुत मुख्तसर सी बात मैंने रखी थी। जो भी मेरा अनुभव आदिवासी लोगों के बीच में रहा है, मैं भी भारत कार्यक्रम करते हुए, उस अनुभव के आधार पर मैंने अपने उस आर्टिकल में ये बात स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि जहाँ तक आदिवासियों का सवाल है और जहाँ तक कोरोना वायरस की महामारी के संकट का सवाल है, आदिवासियों को भी कोरोना वायरस से उतना ही खतरा है जितना किसी और समुदाय या समाज को है। और कई मायनों में आदिवासियों को बाकी समाज से या बाकी समाज के समुदायों से ज़्यादा बड़ा खतरा है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आदिवासियों के बारे में जो आम धारणा है वो आम धारणा ये है कि सब आदिवासी एक जैसे हैं, सब आदिवासी जंगल में रहते हैं और सब आदिवासियों का जो परिवेश है वो एक जैसा है और उनके जो स्वास्थ्य के मापदंड हैं, उनके जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उनका जो संपर्क है सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा का जो जिसको समाज कहा जाता है, उसके साथ जो उसके संपर्क हैं वो एक जैसे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम संवैधानिक परिभाषा देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन देखें या तकनीकी परिभाषा देखें, तो आदिवासियों को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक जो वो आदिवासी जो मुख्य धारा कहे जाने वाले समाज के संपर्क में ज़्यादा हैं, उनकी जीवन शैली भी लगभग मुख्य धारा के समाज के जीवन शैली से मेल खाती है, इसके बावजूद कि उनके अपने देवी देवता हैं, उनके अपने त्योहार हैं, लेकिन उनका संपर्क मुख्य धारा के समाज के साथ, उनके जीविका कमाने के साधन, उनके खेती बाड़ी करने के औजार उतने ही आधुनिक हैं जितने किसी और समाज या समुदाय के हैं। दूसरा जो समूह है उसको प्रिमिटिव ट्राइब कहा जाता है। अगर बहुत टेक्निकली अगर आप उसमें जानना चाहेंगे तो उसको पीवीटीजी उनको कहा जाता है। जो प्रिमिटिव ट्राइब है उनको इसलिए प्रिमिटिव ट्राइब कहा जाता है या आदिम जनजातियां उनको कहा जाता है क्योंकि अभी भी उनके जो जीने का अंदाज है या उनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बहुत सीमित हैं, वो खुद को जिंदा रखने तक ही सीमित हैं और उनके जो कृषि के औजार हैं वो अभी भी परंपरागत हैं और ज़्यादातर ये जो आदिवासी हैं वो अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए जंगलों पर निर्भर करते हैं और जिसको वनोत्पाद या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हम कहते हैं उसको जमा करते हैं। और कुछ आदिवासी अभी भी हंटर गैदरर के लेवल पर ही हैं। वो आदिवासी अभी भी बहुत हद तक आइसोलेटेड हैं। जो मुख्य समाज, जिसको मुख्य धारा का समाज कहते हैं, उसके साथ उनका ना के बराबर संपर्क है, बिल्कुल संपर्क नहीं है। ये अब शायद किसी भी भारत के आदिवासी समूह के बारे में नहीं कहा जा सकता है। तो ये तो थोड़ा सा ये आदिवासी समुदाय को समझने के लिए ज़रूरी थे। जो आइसोलेटेड ग्रुप्स की जिनकी मैंने बात की, तो आपने जारवाज के बारे में सुना होगा, ओंग्स के बारे में सुना होगा, निकोबारीज के बारे में सुना होगा, शोम्पेन्स के बारे में सुना होगा। ये भारत के जो जिनको पीवीटीजीज कहा जाता है। लेकिन
ऐसे भी पीवीटीजीज हैं जो प्रिमिटिव ट्राइब्स जिनको कहा जाता है, जैसे सहरिया हैं, हिलखड़िया हैं, मांकड़ियाज हैं, तो ऐसे बिरहोर हैं, ऐसे बहुत सारे आदिवासी समूह हैं जो प्रिमिटिव ट्राइब जिनको कहा जाता है। और ये आदिवासी समूह पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। तो मध्य भारत, दक्षिण भारत या फिर पूर्वी भारत के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में, कई राज्यों में आदिवासी समूह हैं, कई आदिवासी समूह हैं। और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो बहुसंख्यक आबादी है वो आदिवासी है। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोरोना वायरस नहीं पहुंचा है क्योंकि वहां पर आदिवासी रहते हैं। ये भी शायद सही तथ्य नहीं है, इसमें और अध्ययन की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस अभी तक नहीं पहुंचा है, और ये अच्छी बात है, शुक्र है कि वहां तक कम से कम नहीं पहुंचा है, लेकिन वहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिवासी आबादी बची है, वहाँ पर जो बाकी गैर आदिवासी समूह हैं, समुदाय हैं, उनमें भी ये वायरस नहीं पहुँचा है। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग करके देखते हैं। आदिवासी जीवन शैली की बात करते हैं कि आदिवासी जीवन शैली जो है वो ये इंश्योर करती है कि उनको कोरोना वायरस नहीं हो सकता है। तो आदिवासी जीवन शैली के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो इस तरह के वीडियोस जो दावा कर रहे हैं कि आदिवासियों में कोरोना वायरस नहीं हो सकता है, उसमें एक बात सही नज़र आती है कि जैसे मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में आप जाएंगे तो वहाँ पर आदिवासियों के छोटे छोटे टोले या हैमलेट्स जिनको आप इंग्लिश में कह सकते हैं, उसमें वो रहते हैं। फालिया मध्य प्रदेश में उनको बोलते हैं, यानी कि एक गांव में अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ मकानों की छत मिली होती है गांवों में, लेकिन वहाँ पर एक मकान, 2 मकान, 4 मकान का फालिया होता है, और एक गांव में 8-10 फालिये हो सकते हैं, 20 फालिये हो सकते हैं, और कई किलोमीटर में वो गांव फैला हुआ हो सकता है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है, जो जिसकी वजह से शहरों में लॉकडाउन करना पड़ रहा है, उस लॉकडाउन की ज़रूरत आदिवासी इलाकों में नहीं है। यहाँ तक बात सही है, लेकिन जहाँ तक आदिवासियों के बारे में कि वहाँ कोरोना वायरस नहीं फैल सकता है, जैसे हमने कहा कि लॉकडाउन की शायद वहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ फालियों में या टोलों में अलग अलग दूर दूर घर होते हैं, ख़ास तौर पर मध्य भारत के आदिवासियों की अगर बात करें। और उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि आदिवासी आमतौर पर पठारी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में या जंगल में उनकी बस्तियां होती हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर एक तरह से जो जीवन शैली है उसका हिस्सा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सारे आदिवासी जो इन घरों में रहते हैं वो सिर्फ इन फालियों तक सीमित नहीं रहते हैं। वो साप्ताहिक हाट लगती है और उन हाटों में जाके ये एक दूसरे से मिलते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर घरों की बनावट आप देखेंगे, आदिवासी घर जो होते हैं, ख़ासतौर पर भील आदिवासियों की अगर मैं बात करूं, जो मध्य प्रदेश के झाबुआ, बड़वानी या खरगोन या और जो ज़िले हैं वहाँ के, उनमें एक छत होती है। और जैसे हमारे घरों में कमरों की अलग अलग छत होती है, यानी कि हर कमरा बिल्कुल सेपरेट होता है, हर उसकी बनावट जो है वो झोपड़ी नुमा होती है, और अंदर पार्टीशन होते हैं कमरों की तरह, लेकिन उनकी छत अलग से नहीं होती है, ऊपर से वो खुले होते हैं। तो जो कोरोना वायरस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 मीटर की मिनिमम ज़रूरत होती है कोरोना वायरस से बचने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। एक तो ये बात हमें समझने की है, और दूसरी बात ये समझने की है कि बेशक अलग अलग टोले होते हैं आदिवासी गांवों में, लेकिन जो आदिवासी हैं वो सिर्फ उन गांवों तक सीमित नहीं हैं, उन टोलों में ही नहीं रहते हैं। मसलन के जो आदिवासी मध्य प्रदेश के आदिवासी हैं, या गुजरात के आदिवासी हैं, या महाराष्ट्र के आदिवासी हैं, वो सिर्फ अपने गांवों तक सीमित नहीं रहते हैं, वो सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहते हैं। वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, जितने भी बड़े महानगर हैं, उन सब में जैसे बाकी जगह से प्रवासी मजदूर आते हैं काम करने के लिए, वैसे ही आदिवासी इलाकों से भी लाखों की तादाद में लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, महानगरों में जाते हैं। वो खेत मजदूर के तौर पर
काम करने जाते हैं। मध्य प्रदेश के बहुत सारे आदिवासी गुजरात जाते हैं, कपास की खेती के दौरान वो वहाँ पर जाते हैं, लहसुन की खेती के दौरान वो वहाँ पर जाते हैं। और इसके अलावा शहरों में आप ये देख सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसमें बहुत बड़ी तादाद में आदिवासी मजदूर जो हैं वो आदिवासी इलाकों से शहरों में पहुंचते हैं। और इसके अलावा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अलग मसला भी है कि झारखंड की कितनी ही लड़कियां, कितने ही लोग जो हैं वो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर शहरों में काम करते हैं। और उनको कैसे झारखंड और आदिवासी इलाकों से शहरों में लाया जाता है और कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है वो एक अलग कहानी है। लेकिन कोरोना वायरस के संदर्भ में ही अगर हम अपनी बात को सीमित रखें तो ये सारे जो प्रवासी आदिवासी मजदूर हैं, लॉकडाउन होने के बाद या लॉकडाउन शुरू होने से पहले या कोरोना वायरस फैल जाने के बाद जब आर्थिक गतिविधियां बंद होने लगी तो ये सारे लोग भी अपने आदिवासी बस्तियों में पहुंचे हैं। तो जैसे बाकी मजदूरों के साथ कोरोना वायरस उनके गांवों या बस्तियों में जाने का खतरा है, वैसे ही इन आदिवासी मजदूरों के साथ भी कोरोना वायरस जाने की उतनी ही आशंका, उतना ही खतरा मौजूद है। इसके बाद अब हम बात करते हैं जिसको आप कहते हैं इम्यून सिस्टम की या प्रतिरोधी क्षमता, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से सिर्फ और सिर्फ आपको इम्यूनिटी ही बचा सकती है, कोई दवाई इसकी नहीं बनी है। ये दावा किया जा रहा है कि आदिवासियों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है क्योंकि जो उनका परिवेश है वो शुद्ध हवा है, वहाँ पर वो वनोत्पाद खाते हैं और कोई मिलावट उनके खाने में नहीं होती है। इसके चलते हुए उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत मजबूत होता है। ये भी दावा किया जाता है क्योंकि वो बहुत मेहनतकश होते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ये एक बहुत गलत धारणा होगी। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि ये बात सही है कि आदिवासी जो इलाके हैं वहाँ पर शायद आपको उतना प्रदूषण नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ तक इम्यूनिटी का सवाल है तो आदिवासियों में बहुत ज़्यादा कुपोषण आपको देखने के लिए मिलेगा। स्थिति बिल्कुल विपरीत है। ये बात सही है कि उनकी जीवन शैली में, उनके खान पान में आपको मिलावट नहीं मिलेगी और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप आदिवासी दुनिया से सीख सकते हैं, आदिवासी समाज से सीख सकते हैं, आदिवासी समुदाय से सीख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इम्यून सिस्टम का सवाल है तो इम्यूनिटी जो है वो एक और बड़ी ख़ास बात होती है कि इम्यूनिटी हमेशा उन चीज़ों के प्रति शरीर में डेवलप होती है जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो रिसर्च पेपर्स बता रहे हैं, उनके दम पे मैं ये बात कह रहा हूँ। मेरी कोई अपनी स्टडी नहीं है और ना ही मैं उसका एक्सपर्ट हूँ कि अगर आपको कोई संक्रमण एक बार हो जाता है तो फिर दोबारा आपको वो संक्रमण होने का खतरा कम रहता है क्योंकि आपका शरीर जो है वो उस इम्यूनिटी को डेवलप कर लेता है। तो आदिवासियों के लिए उनका जो इम्यूनिटी के बारे में जो बात की जाती है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये शायद इसको जनरलाइज करके कहना कि वो इतने इम्यून्ड हैं और उनका जो खान पान है उसकी वजह से उनको ये वायरस अटैक नहीं कर सकता है, ये शायद सही नहीं है। क्योंकि पूरे मध्य भारत में अगर आप आदिवासियों की हालत देखेंगे, चाहे वो झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और इस पूरे इलाके में अगर आप चले जाएंगे तो कुपोषण एक बड़ी समस्या है आदिवासी भारत में। आप अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि शुद्ध हवा से ही सिर्फ आदमी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो ऐसा शायद नहीं है। बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं इस तरह के चलाए गए हैं अलग अलग समय पर, लेकिन उसके बावजूद ये जो धारणा है कि इम्यूनिटी आदिवासियों की बहुत अच्छी होती है, ये एक तरह से बहुत सही धारणा नहीं है। और कोरोना वायरस जितना मुझे और आपको अटैक कर सकता है उतना ही किसी भी आदिवासी को कर सकता है।
दूसरी बात जो हमें समझने की है कि जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं। उनकी जो बस्तियां हैं वो शहरों से या कस्बों से काफ़ी दूर हैं। उन वहाँ तक पहुँचने के रास्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आदिवासी इलाकों में सावधानी बरती जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत आसानी से उनकी पहुँच जो है बहुत आसानी से स्वास्थ्य सुविधाओं तक नहीं होती है। ये अनुभव है। एक और बात जो कही जा रही है आदिवासियों के बारे में कि आदिवासी इलाकों में मलेरिया जो है वो एक आम प्रॉब्लम है, और मलेरिया की दवाई क्योंकि वो बार बार लेते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन जो दवा है, उसकी वजह से एक ऐसी पावर उनके शरीर में पैदा हो गई है, एक इम्यूनिटी पैदा हो गई है जो कोरोना वायरस से उनको बचा रही है। कोई शोध, किसी वैज्ञानिक ने, किसी रिसर्च पेपर ने अभी तक ये साबित नहीं किया है या ये दावा नहीं किया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक ऐसी दवा है जो कोरोना वायरस में कारगर साबित हो रही है। ये कहा जा रहा है, इसके ट्रायल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ है। और ना ही ये साबित हुआ है कि अगर आपने बचपन में क्लोरोक्विन खाई है या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आपको दी गई है तो आपको कोरोना वायरस नहीं हो सकता है। ये भी एक तरह का मिसकंसेप्शन है, इससे भी बचा जाना चाहिए। अब जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनके बारे में भी संक्षेप में बात करते हैं। प्रिमिटिव ट्राइब्स जैसे मैंने आपको बताया कि जारवाज हैं, ओंगीज हैं, उसके बाद शोम्पेन्स हैं, निकोबारीज हैं। ये तो वो हैं जो बिल्कुल जिनको आप कह सकते हैं कि आज भी जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो स्टोन एज में रह रहे हैं। निकोबारीज को अगर छोड़ दें क्योंकि वो आइसोलेटेड है, और उनके बारे में भी कहा जाता है कि जो उनकी जीवन शैली है उससे इम्यूनिटी उनकी इतनी अच्छी होगी कि उनको कोरोना वायरस से खतरा नहीं हो सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी पीवीटीजीज हैं, बहुत सारे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं। मसलन मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सहरिया ट्राइब है। उड़ीसा के मयूरभंज में हिलखड़िया ट्राइब है। कई ट्राइब्स हैं जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मतलब लगभग हर उस राज्य में जहाँ आदिवासी आबादी है वहाँ पे कुछ समूह हैं जिनको प्रिमिटिव ट्राइब कहा जाता है। बिरहोर एक प्रिमिटिव ट्राइब है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा होती रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था कि वहाँ पर भूख से मौतें हो रही हैं। सहरिया ट्राइब की अगर आप बात करेंगे तो वो भी लगातार चर्चा में रही है कि वहाँ पर कुपोषण से मौतें होती रही हैं, ख़ासतौर पर छोटे बच्चों की। और मुझे खुद श्योपुर में जाके एक के बाद एक बस्तियों में काम करने का मौका मिला था, और वहाँ एक एक बस्ती में कुपोषण की वजह से 20-20, 30-30 मौतें हुई थी। तो प्रिमिटिव ट्राइब जो है ख़ास तौर पर उनको बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उनमें से कई ट्राइब ऐसी हैं जो भयानक कुपोषण की शिकार है। जैसे मैंने 2 ट्राइब्स का जिक्र किया, एक बिरहोर और दूसरी सहरिया ट्राइब। उसके अलावा जो हम लोग जारवाज या जो और प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं जिनका संपर्क हमारे समाज के साथ कम है, उनके लिए कोरोना वायरस वजूद का खतरा पैदा कर सकता है। वजूद का खतरा मतलब कि पूरा जो वो एक जो अलग अपनी तरह की एक सिविलाइजेशन है या वो पूरा जो समुदाय है वो पूरा का पूरा खतरे में पड़ सकता है। और ये मैं जो मेरा अनुभव रहा है उन ट्राइब्स के बारे में काम करने का, उनसे मिलने का, या जिन्होंने उनके ऊपर लंबे समय से शोध किए हैं, ऐसे लोगों को इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला, उनके बारे में पढ़ने का मौका मिला। उसकी वजह बिल्कुल स्पष्ट है और इतिहास गवाह है कि जो ग्रेट अंडमानीज ट्राइब है वो सिर्फ उसके खत्म हो जाने का एक बड़ी वजह ये थी कि जो हमारे और आपके जैसे जो मुख्य धारा के समाज जिसको कहा जाता है उसके संपर्क में आने से उनके अंदर ऐसी बीमारियां फैली जिसके लिए उनका शरीर तैयार नहीं था। जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, वो ये बताते हैं कि किसी रोग से लड़ने की क्षमता आप में तभी डेवलप होती है
जब या तो आपको उस रोग से लड़ने की वैक्सीन दी गई हो, या फिर आपको वो वायरस पहले हुआ हो और उस वायरस से आप उबर गए हों। लेकिन हमेशा आप उस वायरस को झेल जाएंगे ये ज़रूरी नहीं होता है। तो ये जो ट्राइब्स हैं, इनको वजूद का ख़तरा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि इन ट्राइब्स में इनका एक्सपोजर बिल्कुल इस तरह के वायरस से कभी नहीं रहा है। और ये देखा गया है कि मामूली फ्लू से भी इन आदिवासियों की मौत हो गई है, क्योंकि उस फ्लू से वो बिल्कुल अनजान है वो कम्युनिटी। तो उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ जिनको आप कहते हैं, या जो प्रतिरोधक क्षमता जो तैयार होती है, वो प्रतिरोधक क्षमता उनमें आज अभी तक भी तैयार नहीं हुई है, क्योंकि वो पूरा समुदाय जो है उस वायरस से बिल्कुल अनजान है। और अभी तक कुछ बीमारियों की वैक्सीन के कुछ ट्रायल जारवा कम्युनिटी पे हुए, और कुछ बीमारियों के वैक्सीन उनको दिए गए, और ये भी दावा किया गया है कि वो ट्रायल सफल रहे हैं, अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि वैक्सीन हमेशा स्वस्थ आदमियों पर उनका ट्रायल होता है। और ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम लोग वैक्सीन को लेकर हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, वैसे ही उनकी भी बॉडी रिएक्ट करेगी। तो ये हमें समझने की बात है, क्योंकि खबर ये आ रही थी कि अंडमान निकोबार, मतलब खबर क्या, ये सच है कि अंडमान निकोबार में भी लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि वहाँ प्रशासन ने वो सारी सावधानियाँ बरती हैं कि किसी भी सूरत में जो वहाँ की पीवीटीजीज हैं, जारवाज, और जो दूसरे वहाँ पर ओंग और जो बाकी अलग अलग आइलैंड पर रहने वाले जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वहाँ किसी भी तरह से ये इन्फेक्शन ना पहुँचे, इसके पूरे इंतज़ाम किए होंगे। क्योंकि इससे पहले जैसे मैंने कहा कि कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जब इन ट्राइबल समूहों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो मेरी यही इल्तिजा है कि जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे मेरे आदिवासी मित्र हैं, और वो मुझसे ज़्यादा अच्छे से ज़मीन की सच्चाई को समझते हैं कि वहाँ पर कुपोषण का क्या हाल है, वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, इम्यूनिटी कितनी डेवलप हुई है आदिवासियों में, उनकी जीवन शैली जो है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कितनी मेंटेन की जाती है, हाइजीन और बाकी चीज़ों को लेके क्या स्थिति है। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और मुझे लगता है कि ये बात सही है कि आदिवासी समुदाय से सो कॉल्ड मुख्य धारा का समाज बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है, उनके वैल्यू सिस्टम से बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है, जो मैं आदिवासी समुदायों में घूमा हूँ, कि लालच और ज़्यादा कमाने की भूख, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। और भी कई ऐसे मसले हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आदिवासियों में कोई अपवाद नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर आप उन इलाकों में जाएंगे तो आपको एहसास होगा। तो मतलब उस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, आदिवासियों की तारीफ कर सकते हैं। लेकिन आदिवासियों के महिमा मंडन के नाम पर आप उनको गलत जानकारी दें, या कोरोना वायरस से उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उनका खान पान, उनकी जीवन शैली ऐसी है कि जिसकी वजह से उन्हें कोरोना वायरस नहीं होगा, इस तरह का प्रचार भ्रामक है, गलत है और अनसाइंटिफिक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात हो, या उनके सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, इम्यूनिटी लेवल की बात हो, कुपोषण और पोषण की बात हो, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आदिवासियों को भी कोरोना वायरस के प्रति उतना ही कहेंगे कि कोरोना वायरस से उनको उतना ही खतरा है जितना मुझे, आपको या किसी भी इंसान को इस धरती पर है। बल्कि आदिवासियों को ज़्यादा खतरा है, क्योंकि और ख़ासतौर पर उन ग्रुप्स को जो आइसोलेटेड ग्रुप्स हैं, जिनका बहुत ज़्यादा आना जाना बाहर नहीं है, उन लोगों को ज़्यादा खतरा है। एक वजह मैंने पहले जैसे बताई, दोहरा रहा हूँ कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी नहीं हैं, कुपोषण एक बड़ा मसला है आदिवासी इलाकों में,
और वायरस जो है जिससे हम और आप हम मतलब ये जो मुख्य धारा का समाज जिसको कहते हैं, वो कई तरह के वायरसों से इन्फेक्ट होता रहा है। और ये मतलब ये कहा जाता है कि 7 या 8 तरह के कोरोना वायरस हैं, उनमें से कई हमारे बॉडी में मौजूद हैं, लेकिन उनसे लड़ने की क्षमता हमारे शरीर ने वक्त के साथ हासिल कर ली है। लेकिन जो आइसोलेटेड आदिवासी समूह हैं उनके साथ ये मामला नहीं है। तो इसलिए ये समझने की ज़रूरत है, और आदिवासी समाज में जो लोग काम करते हैं, जो वहाँ पर नेतृत्वकारी भूमिका में हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या जिनको एक्सपोजर ज़्यादा है, जो चीज़ों को समझते हैं, उनको आदिवासी अपने भाई बहनों को ये समझाने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो भी सावधानियाँ दूसरे समुदायों को अपनानी हैं, वो सारी सावधानियाँ आदिवासी समूहों को, आदिवासी समुदायों को भी अपनानी हैं। इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आपके साथ मेरा ये संपर्क बना रहेगा। और अगर आप कुछ महसूस करते हैं, किसी और आदिवासी विषय पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि अगर आपके इलाके का कोई विषय है जो आप शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, कि वो एशियाविल हिंदी पर उसके बारे में हमें लिखना चाहिए या दिखाना चाहिए, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उस मसले पर भी बातचीत कर सकूं। आज के लिए इतना ही, और चलते चलते फिर कहूँगा कि कोरोना वायरस से बच के रहें। आदिवासियों को भी कोरोना वायरस से उतना ही खतरा है जितना किसी और इंसान को, किसी और समुदाय को या किसी और समाज को है। बहुत बहुत शुक्रिया।